इस विशेष वीडियो में हम न्यूक्लियस के विवरण को विस्तार से देखेंगे। अब न्यूक्लियस की खोज 1831 में वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। एक और वैज्ञानिक फ्लेमिंग, उन्होंने न्यूक्लियस के उस पदार्थ को जो बेसिक डाई से रंग जाता है, क्रोमैटिन नाम दिया था। अब अगर हम न्यूक्लियस की संरचना देखें तो यह वह न्यूक्लियस है जो उपस्थित है। न्यूक्लियस पर दो झिल्लियां होती हैं जो उस पर उपस्थित रहती हैं। एक बाहरी झिल्ली होगी, एक भीतरी झिल्ली होगी। आइए दोनों झिल्लियों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली। अब बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली के साथ साथ न्यूक्लियर पोर्स भी उपस्थित होंगे। तो ये झिल्लियां लगातार नहीं होंगी, इनके बीच में रुकावट होगी और यह रुकावट न्यूक्लियर पोर्स की उपस्थिति के कारण होगी। तो ये वे न्यूक्लियर पोर्स हैं जो इस न्यूक्लियर झिल्ली में उपस्थित होंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा जो उपस्थित रहेगा। तो यह न्यूक्लियोलस है जो यहां उपस्थित है। अगर हम उन न्यूक्लियस की संख्या की बात करें जो उपस्थित हैं, तो सामान्यतः एक कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है। तो सामान्य कोशिकाएं यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, लेकिन इसमें अपवाद भी हो सकते हैं। न्यूक्लियस की संख्या बदल सकती है। ऐसी कोशिकाएं हो सकती हैं जिनमें दो न्यूक्लियस होते हैं। ऐसी कोशिकाओं को बाइन्यूक्लिएट कहा जाएगा। ऐसी कोशिकाएं होंगी जिनमें कई न्यूक्लियस उपस्थित होंगे। इन्हें मल्टीन्यूक्लिएट कोशिकाएं कहा जाएगा। मल्टीन्यूक्लिएट कोशिका का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण फफूंदी फंगी है। ऐसी कोशिकाएं भी होंगी जिनमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होगा। इन कोशिकाओं को ए न्यूक्लिएट कोशिकाएं कहा जाता है। ए न्यूक्लिएट कोशिका का एक प्रमुख उदाहरण स्तनधारी का लाल रक्त कणिका आरबीसी है। पौधों में सिव ट्यूब्स में भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सिव ट्यूब्स और स्तनधारी के परिपक्व आरबीसीज वे ए न्यूक्लिएट कोशिकाएं हैं जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस की संरचना के बारे में विस्तार से बात करते हैं। हम न्यूक्लियस की संरचना तब देखते हैं जब कोशिका इंटरफेज में होती है। तो जब यह इंटरफेज में होती है तब हम न्यूक्लियस की सबसे अच्छी संरचना देख सकते हैं। संरचना की बात करें तो जैसा कि हमने बात की थी, बाहर की ओर न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी हिस्सा मौजूद होता है उसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म के दो भाग होते हैं। पहला भाग न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस का बहुवचन न्यूक्लियोलाई होता है। इसमें कुछ धागे जैसी संरचनाएं भी होती हैं और इन धागे जैसी संरचनाओं को क्रोमैटिड कहा जाता है। अब हम इसे विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियर एनवेलप या मेम्ब्रेन की संरचना देखते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया था, ऊपर दो मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। बाहरी को बाहरी मेम्ब्रेन कहा जाता है और भीतरी को भीतरी मेम्ब्रेन कहा जाता है। मेम्ब्रेन बाहरी मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा होता है और इससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। अगर हम उस स्थान की बात करें जो बाहरी और भीतरी मेम्ब्रेन के बीच मौजूद होता है, तो इस स्थान को पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है और इसका डायमीटर 10 से 50 नैनोमीटर होता है। फिर हम न्यूक्लियर पोर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये बाहरी और भीतरी मेम्ब्रेन बीच बीच में बाधित होती है और इन बाधाओं को न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। जहां भी यह न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होता है, वहां बाहरी और भीतरी मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाती हैं और न्यूक्लियर पोर्स का निर्माण होता है। न्यूक्लियर पोर्स का कार्य क्या है? अगर हम आरएनए की बात करें, हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो आरएनए और प्रोटीन अंदर से बाहर जाएंगे और ये अंदर भी आ सकते हैं। तो आरएनए और प्रोटीन का द्विदिश प्रवाह होता है। यह प्रवाह न्यूक्लियर पोर्स के माध्यम से होता है। तो यह था न्यूक्लियर एनवेलप का विवरण। इसके बाद हम दूसरे भाग की ओर देखेंगे जो है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। पहला भाग होगा न्यूक्लियस और दूसरा भाग होगा क्रोमैटिन। इस विशेष वीडियो में हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म का विवरण देखेंगे। न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म के दो भाग होते हैं। पहला भाग है न्यूक्लियस या नाभिक और दूसरा भाग है क्रोमैटिन। सबसे पहले हम न्यूक्लियस का विवरण देखेंगे। न्यूक्लियस की संख्या एक हो सकती है या एक ही नाभिक में संख्या अधिक भी हो सकती है।
ये गोलाकार संरचनाएं होती हैं। अगर हम झिल्ली की बात करें तो न्यूक्लियस के चारों ओर कोई झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। अगर कोई झिल्ली उपस्थित नहीं होगी तो न्यूक्लियोलस की सामग्री बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ निरंतर रहेगी, तो इसके बीच में कोई विभाजन नहीं होता है। अगर हम न्यूक्लियोलस के कार्य की बात करें तो न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण का स्थल है और राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के निर्माण में परिणत होता है। चूंकि राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियोलस में होता है, इसलिए उन कोशिकाओं में न्यूक्लियस अधिक और बड़े होंगे। जो प्रोटीन संश्लेषण कर रही हैं